ऑडिबल है सबको? स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? ऑडिबल है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अभी लीड स्टूडेंट ही हैं क्लास में, बट जिन्होंने भी लास्ट क्लास अटेंड की है, आज भी जो आए हैं, कोई डाउट है लास्ट चैप्टर में से? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस यूनिट का सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यूनिट में से जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं आजकल, वो चैप्टर था एडीएएस। उस एडीएएस का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, याद है कौन सा? जो लास्ट क्लास में हुआ था हमारा, या सॉरी उससे भी लास्ट क्लास Yes, में, sir. क्या था वो? सर एग्रीगेट कंजम्पशन से सेविंग्स का कर्व बनाना और सेविंग से कंजम्पशन का। हाँ, डेरिवेशन। डेरिवेशन था कंजम्पशन से सेविंग, सेविंग से कंजम्पशन। एक तो बेटा इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का ये आता है, रेस्ट कोई 1 मार्क का एमसीक्यूज आने का कोई चांस रहता है, बाकी कुछ भी नहीं आता जितना कुछ हमने किया उस चैप्टर में। ओनली बेसिक्स थे, सो दैट हम डेरिवेशन तक पहुंच सके। एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, एडीएएस, कुछ भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो सब कुछ इस पूरे यूनिट पे अप्लाई होगा। तो आज जो हम सेकंड चैप्टर, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, तो जो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेकंड चैप्टर में हम इनकम डिटर्मिनेशन की बात करने वाले हैं। विल डू इनकम डिटर्मिनेशन। और इनकम डिटर्मिनेशन का मीनिंग है कि इक्विलिब्रियम लेवल की बात करेंगे हम। एडीएएस कहाँ पर इक्वल होते हैं, इसके बारे में कुछ बताया भी था मैंने आपको, याद है कुछ आप सबको? बोलो एवरीवन, वेट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में क्या बताया था, एडीएएस कहाँ इक्वल होते हैं? ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है। इक्विलिब्रियम लेवल हमें कैलकुलेट करना है इकोनॉमी का, और इक्विलिब्रियम लेवल तभी आएगा जहां पर हमारी कंट्री के जितने भी डिमांड है, एक्सपेंडिचर्स हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, वो इक्वल होंगे जितना हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है। सिंपल, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उतना ही उसके ऊपर क्या है, एक्सपेंडिचर्स हैं। जब ये दो चीजें इक्वल होंगी तो इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। और इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम में होना हमारा एक ड्रीम होता है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि उसकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, एड इज मोर देन एस इधर, या एड इज लेस देन एस, या तो एडी एस से ज्यादा होती है या एडी एस से कम होती है। नॉर्मली ये होता है, इसलिए हमें अपनी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। दूसरा, एक तो ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, जहां पर हमारी कंट्री का एडीएस इक्वल होता है। दूसरा, क्या वो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद आया वो लास्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था बेटा, कि कंट्री के अंदर दो सिचुएशंस हैं,
फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि इस चैप्टर में हम 3 पोजीशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। 3 वर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, हाईलाइट किया मैंने। किसी को इनका मीनिंग पता है स्कूल लेवल पे, या आपने कोई रिकॉर्डिंग देखी हो पहले से? इन तीनों में से आइडली क्या चाहिए हमें, कौन सा इक्विलिब्रियम चाहिए हमें? यस मान्या? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट आइडली हमें रिक्वायर्ड है। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का AD/AS जब इक्वल हो तब हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। मींस वहां पर जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है दे आर गेटिंग द जॉब्स हु आर विलिंग एंड एबल। जो विलिंग है और एबल है, हु आर विलिंग और एबल टू डू एनी वर्क, दे आर गेटिंग द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। और उसके अलावा अगर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको इग्नोर किया जाएगा। जैसे होता है ना, हमें कई चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। जैसे हम अभी सोसाइटी में चलते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमें कई चीज़ें गलत नज़र आती हैं, बहुत कुछ गलत नज़र आता है हमें, बट हम उस सब के ऊपर फाइट नहीं कर सकते, हम इग्नोर कर देते हैं। हमें होता है हमें क्या, चलो मैंने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, घर जाना है, पढ़ना है अपना, जो गलत है चलने दो, हमारे सामने गलत हो रहा होता है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर किया जाएगा और ये माना जाएगा इकोनॉमी के अंदर उनके होते हुए भी फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो मैंने इस 10 मिनट के अंदर लिंक बनाना है। हमने जो क्लास सैटरडे को ली थी और जो आज ले रहा हूँ, दोनों क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही हैं बाई चांस, तो अभी विदाउट कैमरा रिकॉर्ड होगी ये क्लास भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट है बट वो इग्नोर की जाती है। बट जब एक्चुअल अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो कौन सी होती है? याद है किसी को? कौन सी अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम काउंट करते हैं, मानते हैं कि है कंट्री में? बताइए, कौन से एम्प्लॉयमेंट को हम काउंट करते हैं? हेलो। एक मिनट होल्ड करो संजीव, बेटा होल्ड करना 2 मिनट, ऑफिस से फोन आया है। तुम्हें बोलो। सर वो पैसे दे दें स्पेयर वाले। और क्या होगा पैसे? ठीक, कोई बात नहीं, अब इनका हिसाब करके मुझे भेज दो 24 तक का, आज तक का, बस अपने हिसाब भेजना है, मैं कर दूंगा बाकी। संजीव लिख के भेज दो, मैं क्लास में हूँ, समझा करो बात को। ऑडियो बेटा आपको भी? यस सर। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर AD/AS जब इक्वल हो तो वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट हो। अनएम्प्लॉयमेंट जो चीज़ें हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी, लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट आई वाज आस्किंग, वो कौन सी थी? Sir, where people are willing to work at the wage rate, but the jobs are not available. एक्सीलेंट, जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इनवॉलंटरली Involuntary अनएम्प्लॉयमेंट। unemployment. बेटा अभी जो लोग ऑनलाइन हैं तो क्या उनको नहीं आता ये कॉन्सेप्ट? वैष्णवी, आपको? रहमत, प्राची, पूजा, मनीषा, कशिश, इशिता, हिमांशु, ध्रुव, भूमि, अश्मीत, आकाश, आकांक्षा। भाई आपको लास्ट क्लास में करवाया गया कि नहीं करवाया गया सैटरडे को? और वो क्लास शेयर भी कर दी गई थी इमीडिएटली ग्रुप में, जहाँ तो मुझे याद है, ऐप में तो है ही है। तो ये आंसर क्यों नहीं दे रहे सब लोग?
आगे बढ़ने फायदा नहीं बेटा। अगर देखो अभी सिर्फ 1 के हिसाब से क्लास चलेगी या तो फिर मीन्स उसी को मैं टीच करूँगा अकेला। सिर्फ एक ही गर्ल को पता है कि एक ही तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है जो काउंट होता है, जिसे बोलते हैं वॉलन इनवॉलंटरली इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, जहां आपकी कोई गलती नहीं है। यू आर रेडी, यू आर विलिंग, यू आर एबल टू डू एनी जॉब एंड यू आर रेडी फॉर एग्जिस्टिंग वेज रेट, यू आर नॉट गेटिंग द जॉब्स। आप ड्राइवर की जॉब करने को रेडी हो और वो आपको 15,000 पे भी एक्सेप्ट है, पर इवन देन यू आर नॉट गेटिंग जॉब्स। कितने लोग ड्राइवर की जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके पास वैलिड लाइसेंस है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही घूम रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब वो फ्री घूम रहे हैं क्योंकि उनको जॉब ही नहीं मिल रही। दे आर विलिंग, दे आर एबल, बट उनको जॉब नहीं मिल रही। राइट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल की जब बात आती है तो हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज की क्लास में मैं ले रहा हूँ, बट बिल्कुल भी चाहते नहीं लेना मैं आपकी क्लास आज की, क्योंकि बेटा मुश्किल हो रही है ऐसे ना, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो क्लास में। ऑफलाइन में वैसे रहता है। तो आई थिंक मुझे थोड़ा पैटर्न चेंज करना चाहिए, तो मैं आज से वो पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। तो नोट डाउन करिए, आज से आपको रिटर्न होमवर्क मिला करेगा। रिटर्न होमवर्क वो आप नेक्स्ट क्लास में करके लाओगे, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा था अभी तक कि मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ और आपको समझ आ जाता है, और जब आपको समझ आ जाता है तो आप उसको घर जाके रीड भी करते होगे। होना तो यही चाहिए, क्योंकि रिटर्न होमवर्क में बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर बात ऐसी समझ आ जाती है तो बेटर है। हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं बात बन रही है आप लोगों की, तो मैं आपको रिटर्न होमवर्क दे रहा हूँ। तो नोट डाउन करें, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। इस चैप्टर के मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे सारे नोट्स। प्रीवियस चैप्टर के नोट्स मैंने इसलिए इशू नहीं किए क्योंकि वो बड़ा स्टैंडर्डाइज चैप्टर है। ठीक है, तो उसके नोट्स आप बना के लाएंगे। अब मैं ओपन करता हूँ चैप्टर और होमवर्क नोट करवा रहा हूँ। डू दैट होमवर्क। परसों तक जो भी क्लास में आएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे लगाओ, लेकिन होमवर्क करके लाइए। एग्जाम्स का कोई रीज़न नहीं माना जाएगा। अगर आप एक वर्ड तक नहीं बोल पाते क्लास में तो होमवर्क रिटर्न में किया जाएगा। ठीक है, यही आई गैस सोल्यूशन है। अगर मैं पेरेंट्स से बात करूँ वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि सर इनको रिटर्न में होमवर्क दो। जब तक 2 घंटे बैठेंगे नहीं पढ़ने तब तक ये करेंगे नहीं। तो होमवर्क लोड करें। इज इट ओके जो मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ तो नोट करो बेटा, 1 को करेंगे, 1 के लिए नहीं है, आपने सिर्फ आंसर दिया है। आप करना चाहो तो कर सकते हो अपनी चॉइस से, बट कंपल्सरी नहीं है। नोट डाउन करो बेटा, टॉपिक जो लिख के लाओगे आप, इन सब के मीनिंग्स लिख के लाओगे। पहले याद करोगे फिर लिखोगे। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं लिखना आपने, बस एक एक लाइन, जैसे अभी वाने ने बोली थी ना, आई वॉन्ट दैट लाइन, कि आप सब लोगों को वो याद हो। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कि आप विलिंग हो, एबल हो, बट डोंट गेट जॉब। वॉलंटरी का मीनिंग, सिर्फ मीनिंग लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट का ओनली मीनिंग लिखना है, बाकी के फालतू पॉइंट्स नहीं लिखने, इन सब के मीनिंग्स हो गए।
फिर एक्सपोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, एक्सेंटे का मीनिंग, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट, इसको छोड़ सकते हो आप ना। देन ये अब आपका ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीटली आप करोगे, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग एंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन। ये कंप्लीट क्वेश्चन विद डायग्राम। अब आपकी चॉइस है, बुक सामने रख के देख के लिखना है, उससे बेनिफिट कम मिलेगा। पहले प्रॉपर याद करो और डू लाइक ए एग्जाम, कि जैसे एग्जाम में लिख रहे हो आप। अब आज से हम ये फॉलो किया करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया करेंगे लिखने के लिए ना। यही मुझे लगता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अकाउंट्स में तो होमवर्क मिलता है आपको रिटर्न में, यहाँ आप नहीं कर रहे। लेक्चर लगाने के लिए सिर्फ अटेंडेंस दे रहे हो, घर पे कुछ नहीं कर रहे आप। उसके बाद फिर एपीएस एंड एमपीएस का डिफरेंस लिखोगे। नोट करो सब लोग, रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड हो रहा है तो वहाँ से देख सकते हो वापस अगर भूल गए। एपीएस एमपीएस का डिफरेंस, डिफरेंस इनफ है, नो नीड टू मेक डायग्राम टेबल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइम वेस्टेज है। और अगर नोट्स में मिलते हैं तो इसमें भी यही सेम बनाता है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ इसमें चेंज नहीं होता, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मिनिमम होमवर्क दे रहा हूँ लिखने के लिए। देन आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव, सिर्फ ये बनाना है सेविंग फंक्शन। देन एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस लिखेंगे। बाकी जो मैं आज करवाऊंगा वो भी आपका होमवर्क ऐड हो जाएगा, अगर आप बोलोगे तो हम आगे बढ़ेंगे आज, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टेबल एंड डायग्राम इसका। एएस का मीनिंग से मीनिंग, लीनियर सेविंग फंक्शन, ये रहेगा इक्वेशन टाइप। इक्वेशन कैसे बनती है याद है सबको ना, माइनस से स्टार्ट होती है। और ऐसे ही सेम वे में एडी का मीनिंग आएगा, और एडी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडी को पूरा लिखोगे, एडी का मीनिंग क्या है। और एडी के 4 टाइप्स हैं, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। इन चारों को एक्सप्लेन करोगे, इसके कंपोनेंट्स आ गए एडी के ना। दैट्स इट बेटा, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। आज एक नोटबुक स्टार्ट करेंगे, टेक वन न्यू नोटबुक। अगर इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी है तो वो ही ले लो, नहीं तो एक न्यू नोटबुक लो जिसमें इस पूरे चैप्टर को इतना लिख के लाएं, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है, इतना ही आता है। इससे ज़्यादा वो जो टेबल डायग्राम्स जो मैंने नहीं बोला वो नहीं आएगा, जो बोला है बस वही आएगा, ठीक है। और फिर अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार फिर देंगे दोबारा लिखने के लिए। अब देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप
यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू आर सो इंटेलिजेंट कि आप सुनकर समझ लेते हो और समझने से आपको वर्ड्स याद हो जाते हैं और आप उसका रिवर्ट कर पाते हो। दूसरा तरीका है डफर्स वाला, जो मैं भी करवा रहा हूँ। ये नलायकों वाला बच्चा तरीका है कि आप लिख के देखो। जब पूरा कॉन्सेप्ट लिखोगे, अभी तक तो आपके पास लग्जरी रही है ना कि नोट्स मिल जाते हैं, बुक का पीडीएफ मिल जाता है, तो आपको लिखना नहीं पड़ता। जब इसको लिख के देखोगे तो ये याद हो जाएगा। अब आप और भी डाउन वाले स्टूडेंट हो कि भी नहीं याद होता, तो एक बार और लिखोगे, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक आप लिखते रहोगे। ठीक है, आज की क्लास में वान्या ने आंसर दिया, तो आज का ये होमवर्क उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, बट शी कैन डू अगर वो चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो आपको रिटर्न में होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे आज के चैप्टर पे। आज जो मैं करवाऊंगा वो आपको रिटर्न में होमवर्क मिलेगा। बताइए अब मैं आगे बढ़ूं या नहीं? इतना होमवर्क करोगे परसों तक, या फिर और ऐड कर दूं मैं इसके अंदर? मेरा ऑडिबल है या नहीं सबको? Yes, sir. ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ जो स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। जो आज एब्सेंट है उनके ऊपर भी लगेगा होमवर्क का, ये वो भी होमवर्क करेंगे जो आज एब्सेंट है। आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आप लिख के लाओगे जो भी आज समझाया जाएगा आपको, बट इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में जब आप इंस्टीट्यूट में आएंगे। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन ही हो, और वहाँ पे आप अपनी कॉपी चेक करवाओगे प्रीवियस होमवर्क की। अगर आपके होमवर्क नहीं किया होगा तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। अब वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी बेटा, जो मैं करना चाहता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती वो सब चीज़ें, लेकिन करनी पड़ेंगी, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो और मैं आपको नोट्स इशू कर दूंगा दोनों चैप्टर्स के, फर्स्ट वाले के भी सेकंड के भी। फर्स्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है एडीएस, और सेकंड जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ स्टार्ट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल अभी हमें चाहिए। अभी हमने समझा कि इक्विलिब्रियम लेवल हमें चाहिए वो वाला जहाँ ए डी ए एस इक्वल हो, और वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, जो कि डिजायर्ड कंडीशन है एक, जो कभी अचीव नहीं होती है हमारे इंडिया में, क्या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने इसको अचीव नहीं किया है। हर कंट्री में या तो ए डी ज़्यादा रहता है, या फिर ए एस ज़्यादा रहता है, दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा रहती है। इसलिए किसी कंट्री में या तो एक्सेस डिमांड है, या किसी कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, रीड करो। और हम पढ़ रहे हैं बेटा, आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कहीं ना कहीं, कि हम जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो किसका मॉडल है, ये पूरी थ्योरी किसकी दी हुई है? अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी। ये केन्स की दी हुई थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी हमारा ए डी ए एस का इक्वल लेवल कहाँ डिटर्मिन होगा? जहाँ पर ए डी ए एस इक्वल होंगे। और ये बात मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ कि ए डी ए एस कहाँ इक्वल होंगे? जहाँ सी प्लस आई, ए डी का मीनिंग क्या है? सी प्लस आई इक्वल होंगे सी प्लस एस के। अब क्योंकि सी कॉमन फैक्टर है, इसलिए सिंपल सी बात है कि जहां पर हम जितना सेविंग कर रहे हैं, देयरफॉर एस इज इक्वल टू आई। देख रहे हो, क्योंकि सी कॉमन फैक्टर है, जहां एस आई की इक्वल होगी। अगर हमें एडीएस को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, या ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम में है, तो पक्की बात है अगर सी कॉमन फैक्टर है तो एस शुड बी इक्वल टू आई। और जब ऐसा होगा, देयर विल बी नो सरप्लस नो डेफिशिएंसी। सरप्लस का मीनिंग क्या है? Excess. एक्सेस। क्या? क्या चीज एक्सेस बेटा? Production. हम्म, क्या चीज एक्सेस?
demand and supply, नहीं, और Goods and services. produce, गुड्स एंड सर्विसेज, यस। ये किस सेंस से बोला गुड्स एंड सर्विस का? सरप्लस का मीनिंग है बेटा जब आपका एडीएस इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगा, जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी, जहां पर ना एक्सेस है ना सरप्लस है। एक्सेस और सरप्लस क्या होता है? या तो एडी मतलब एक्सपेंडिचर एक्सेस है, या एएस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस है। अब दोनों में से एक चीज एक्सेस होती है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एक्सेस है बेटा और डिमांड उतनी है नहीं, तो हम मानेंगे कंट्री में सरप्लस है, चीजें ज्यादा बनी हुई हैं, डिमांड है नहीं। दूसरा, जहां शॉर्टेज होती है, ये सब आपने माइक्रो में पढ़ा ना लास्ट चैप्टर में, प्राइस डिटर्मिनेशन में, याद है? प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर में भी स्टडी किया था। जहां डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मीनिंग एडी कम है, ज्यादा है सॉरी, और एएस कम है, चीजें बनी कम है, डिमांड ज्यादा है। जैसे आपके घर में होता है कई बार, आपके घर में कोई वेजिटेबल ज्यादा बन जाती है और डिमांड उसकी होती नहीं है, वो पड़ी रहती है फालतू में, सरप्लस बन गई। और कई बार बहुत टेस्टी बनती है और हम सब लोग ज्यादा खा लेते हैं और उसकी डिमांड अभी भी होती है कि और दो, लेकिन वो खत्म हो जाती है, वो डेफिशिएंसी में होती है। तो कंट्री में भी ऐसा रहेगा। तो हमें इस चीज, ये सब बेसिक चल रहे हैं अभी कि एडी एएस के इक्वल कहाँ होगी? जहां एस और आई इक्वल होंगे, और जहां एस और आई इक्वल होंगे वहां पर ना सरप्लस होगा ना डेफिशिएंसी होगी। पर हमारी अजम्पशंस क्या हैं? जब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन करेंगे बेटा, वहां पे हमारी अजम्पशंस क्या हैं? पहली बात तो हम टू सेक्टर्स के बीच में निकाल रहे हैं। कौन से टू सेक्टर्स हैं यहाँ पर? Household and producer. हाँ, हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर। प्राइस लेवल अप डाउन नहीं हो रहा। प्राइस लेवल जब ऊपर नीचे होता है तो उस कारण से डिमांड सप्लाई पे इफेक्ट आता है, तो उस कारण से इफेक्ट नहीं आ रहा। प्राइस लेवल अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी assumption नहीं है, ये अप्लाइड ही हमें पता है कि ये चलता है। एडी इज प्लान्ड एडी, एएस इज प्लान्ड एएस। याद है हमने क्या बोला था? दो तरह की होंगी, एक्स एंटे एक्स पोस्ट। और केन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर प्लान्ड को लिया है बेटा, एक्स एंटे को लिया है, एक्सपोस्ट को नहीं लिया। तो उसने बोला कि जो एडी प्लान्ड है, मतलब डिमांड हाउस होल्ड सेक्टर कर रहे हैं, एडी हाउस होल्ड सेक्टर का है, एएस किसका है? प्रोड्यूसर सेक्टर का। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्लान कर रहा है कि इस साल मैं कितनी गुड्स एंड सर्विस बनाऊंगा, उतना ही सेम हम लोग प्लान कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कार मार्केट में काफ़ी चेंजेस आती हैं हर साल, इस साल भी चेंजेस आएंगी। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फोर व्हीलर्स का इंडस्ट्री है, कार मार्केट, हमारे इंडिया के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं। बहुत सी कंपनीज अपनी नए नए मॉडल्स लेके आती हैं। अब ईवी का ट्रेंड चल पड़ा है ना, ईवी, तो हर कंपनी अपना ईवी मॉडल निकाल रही है। अब कारों की क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी। पहले हमारे पास जो कारें नहीं अवेलेबल होती, जो पहले हैं वो तो है ही है, डीजल पेट्रोल, वो तो सीएनजी तो है, डीजल पेट्रोल सीएनजी ऑलरेडी है। पर हर कंपनी ईवी के अंदर भी निकाल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के तौर पे। तो अब जो वो सोच रहे हैं फ्लो बढ़ाने का गुड सर्विस का, क्या आप लोग प्लान कर रहे हो न्यू कार परचेज करने का? क्या आपको लग रहा है कि आपको अपनी पेट्रोल कार अपने पास रखनी चाहिए जो है, प्लस एक ईवी कार भी परचेज करनी चाहिए? क्योंकि जब हम चंडीगढ़ में घूमते हैं बेटा, तो ईवी कार उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और साथ में हमारा पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ता है। ईवी कार तो फ्री जैसी है, चार्ज की हो चल पड़ी, चार्जिंग का खर्चा कुछ आता ही नहीं है उस पर। तो ईवी जो है
वो हम प्लान कर रहे हैं परचेज करने को, और कंपनी प्रोड्यूस करने को प्लान कर रही है, लेकिन होगा क्या, वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देंगे। हर कंपनी जब ईवी लेके आएगी तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उतनी डिमांड एकदम से आएगी नहीं, तो कंट्री में क्या आ जाएगा, एक्सेस, एडी कम होगी, एएस ज़्यादा होगी। ये कुछ ऐसा बता रहे हैं कि हम जिस एडी और एएस की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो प्लान्ड है, प्लान्ड एडी, प्लान्ड एएस। और इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, प्राइस लेवल सेम रहेगा, मतलब प्राइस का रीजन नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता, प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है। इसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने चैप्टर भी किया है, प्राइस डिटर्मिनेशन, जहां प्राइस अपना इफेक्ट डालती है। यहाँ पर प्राइस को नहीं लिया जाता, यहाँ पर इनकम को लिया जाता है। तो हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स जब हम बात करते हैं, 3 सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, 4 सेक्टर में रेस्ट ओवर आ जाएगा, बट हमारा जो यहाँ मॉडल काम करता है वो 2 सेक्टर करते हैं, जहाँ पर प्राइस सेम रहती है। एडी और एएस किस हिसाब से चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इनकम। अब ये 2 वर्ड्स को स्टडी करेंगे अभी हम आगे जाके, थोड़ा वेट करो। इतना क्लियर हो गया। अब ये सब बातें याद नहीं करनी है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करनी है। केन्स यहाँ पर एक्सपोस्ट की बात नहीं कर रहा, एक्सेंटे की बात कर रहा है, प्लान्ड की बात कर रहा है। प्लान्ड एडी, प्लान्ड एएस। प्लान्ड का मतलब कितना होना चाहिए डिमांड की तरफ से, कितना होना चाहिए सप्लाई की तरफ से। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स मिलेंगे बेटा आपको। देयर आर 2 अप्रोचेज टू डिटरमिन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। 2 क्लासेस में चैप्टर ओवर होता है ऑलमोस्ट, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ओवर अगर आज प्रॉपर क्लास होती है। इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 वर्ड्स हैं बेटा हमारे पास। आउटपुट का मीनिंग प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन, Goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज का। और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, बोलो। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है बेटा 4 फैक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से क्या बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से क्या बढ़ेगी, Output. आउटपुट। Output. मुझे कुछ भी ज़्यादा आउटपुट करनी है, जैसे सपोज मुझे आज आपके इस यूनिट को ओवर करना है, अगर मैं ऐसे बोल दूं बेटा लेट्स कंप्लीट दिस यूनिट बाय टेकिंग 1 लॉन्ग क्लास, 1 महा क्लास। तो महा क्लास वर्ड कहाँ से निकला, वर्ड यहीं से निकले। ये समझा गया कि अगर हमें 4 लेक्चर्स को एक दिन में देना है आपको, जिससे 4 लेक्चर्स का जो वर्क है वो एक दिन में खत्म हो जाए, कितना अच्छा है ना। पूरे वीक में पढ़ने के बजाय, वैसे मुझे तो ये पॉलिसी अच्छी लगती है, पूरे वीक में ऐसे ट्यूशन आने के बजाय बार बार ट्यूशन आना जाना, आने जाने में टाइम वेस्ट करना, उन सबसे बेटर है कि एक दिन आओ, 7-8 घंटे पढ़ो, खत्म। क्योंकि जो आगे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो ऐसे होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे आजकल क्लैट की कोचिंग चलती है शायद, सैटरडे संडे 4 घंटे सैटरडे, 4 घंटे संडे, खत्म। पूरा वीक बिजी रखना तो गलत है बच्चों को। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं एम्प्लॉयमेंट। हम ऐसा करते हैं संडे को ही 8 घंटे बुला लेते हैं, जैसे मैंने आपकी महा क्लास ली थी एक और। तो 8 घंटे अगर मैं एम्प्लॉयमेंट दे दूं, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, फिर मेरी लैंड भी यूज होगी, लेबर भी, कैपिटल भी, एंटरप्रेन्योरशिप भी, सब यूज होगा, सब कुछ वर्किंग में रहेगा। 8 के 8 घंटे हम वर्किंग में रहेंगे। तो जब 8 घंटे वर्किंग में रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगी। तो 8 घंटे जब हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तो हमारी आउटपुट भी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मीन्स हमारा रिजल्ट ज़्यादा आएगा कि हमने आज 2 टॉपिक्स कर लिए, 3 टॉपिक्स कर लिए। तो कभी भी जब तुम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, एम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट आता है आउटपुट के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा बनती हैं। और जब हम आउटपुट ज़्यादा करते हैं
तो आउटपुट ज़्यादा होने पर क्या चीज़ बढ़ती है, कंट्री का नेशनल इनकम। तभी हम बोलते हैं ना ए एस इज द इनकम, ए एस इज इक्वल टू वाई। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए एस क्या है, ए एस हमारे लिए आउटपुट है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, और ये इंक्रीज होता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट को हम दिखाते नहीं कहीं भी ना, पूरे डायग्राम में एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं आता, बट ये लेके चलो बेटा इनकम बढ़ानी है, तो इनकम किस पे डिपेंड है, आउटपुट पे, और आउटपुट बढ़ानी है तो वो किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉयमेंट पे। इसलिए मेरी और आपकी यही स्टोरी है, अगर मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है तो मुझे अपनी आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी। जो मेरा इस टाइम इनकम लेवल है, अगर मुझे उसे इंक्रीज करना है तो मुझे आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी। मुझे 1-2 सेंटर्स और ओपन करने पड़ेंगे, मुझे और फील्ड्स में जाना पड़ेगा, मुझे मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ऑफलाइन वट एवर, जहाँ भी मैं आउटपुट बढ़ा सकता हूँ। तो वो टीचिंग के अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, यही हमारी फील्ड है, और कुछ आता भी नहीं है, तो उसी में आउटपुट बढ़ेगी। कैसे बढ़ा सकते हैं वो दिमाग लगाना पड़ेगा, पर आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। मैं उतना बिजी होता जाऊँगा तो मेरे रिसोर्सेज जितने हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो उतने ही बिजी होते जाएंगे। तो इट मीन्स ये 3 चीज़ों का स्टोरी है चैप्टर। ये केन्स ने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है हमें कि एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट बढ़ेगी और आउटपुट से इनकम बढ़ेगी। क्लियर है? चले आगे, बहुत डिटेल में कर रहे हैं। इतना डिटेल में पढ़ने के बाद मुझे सरप्राइज होता है कि पता नहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा या आप लोग अच्छे नहीं हो। इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग रिवर्ट ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट साल पूछूंगा बेटा क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, आप चुप रहोगे, आंसर दे नहीं पाओगे। तो उसका आंसर सोल्यूशन अब लिखो, लिख के दिखाओ चीज़ों को। लिखने से बचना है तो अपने आप ही अप्रोच करोगे, आंसर दोगे, रिवर्ट करोगे, और जो रिवर्ट करते जाएंगे उनके लिए रिटर्न होमवर्क का प्रोविजन खत्म होता जाएगा। अब यहाँ पर है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय एडी एंड एएस अप्रोच। अब हमारे पास 2 अप्रोचेज होंगी। क्यों होंगी 2 अप्रोचेज बेटा? क्योंकि एक तो हमारी है ही एडीएस, जहाँ एडी एएस की इक्वल है, और जहाँ एडी एस की इक्वल है वहां पर आई किसकी इक्वल है, एस की इक्वल है। इन्वेस्टमेंट किसकी इक्वल है, सेविंग की इक्वल है, क्योंकि सी तो कॉमन है, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो सी तो कॉमन फैक्टर है। तो 2 अप्रोचेज चैप्टर में बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स इशू कर देंगे, अभी तक मैंने किए नहीं इस यूनिट के। तो आप वहां भी जब रीड करोगे तो सेम चैप्टर्स मिलेंगे आपको। एडी एस जहां इक्वल होंगे वहां पर आई और एस भी इक्वल होंगे। तो 2 अप्रोचेस के थ्रू हम इस चैप्टर को करेंगे। आज हम एक अप्रोच करेंगे, कल दूसरी कर लेंगे, एडी एस अप्रोच। तो आज एडी एस अप्रोच को करते हैं। आगे तो बेटा अच्छा, अब जो मैं समझाऊंगा सब आपको ऑलरेडी आता है, क्योंकि हमने एडीएस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया चैप्टर को। सबसे पहले इक्वल लेवल कहाँ आएगा, जहाँ एडीएस इक्वल है। और जब एडीएस इक्वल है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, सिंस एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। आपको पता है एडी के 2 चीजें हैं एडी के अंदर। एक एडी के अंदर क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन कौन करते हैं, हाउस होल्ड्स। ये सब बातें वैसे समझाई हुई है पहले से। हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स करती है। तो इट मीन्स इकोनॉमी, अच्छा हम मानते हैं इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि 2 सेक्टर्स के ऊपर बनाए गए। ये हमारी पहली अजम्पशन, जबकि ऐसा नहीं है। अजम्पशन मीन्स रॉन्ग चीज को हम अज्यूम करते हैं हमेशा। जिससे मतलब अज्यूम टुडे इज ट्यूसडे, तो वो अजम्पशन नहीं होगी, वो तो है ही है। अज्यूम टुडे संडे, तो वो एग्जम्पशन है। तो अजम्पशन का मतलब होता है कि हम कोई फेक चीज को अज्यूम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अज्यूम करें कि गवर्नमेंट ही नहीं है, ऐसा कैसे होता है, गवर्नमेंट भी तो है। गवर्नमेंट भी तो कंजम्पशन करती है, गवर्नमेंट भी तो एक इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन हमने मान लिया कि 2 सेक्टर्स हैं। हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन और प्रोड्यूसर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। इसलिए जब एडी अप्रोच की बात आएगी तो वहां पे सी और आई दोनों कर्व्स बनेंगी। इसे सी प्लस आई को ही हम एडी बोलते हैं। अब हमारी assumptions क्या रहेंगी, पहली assumption प्लान लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 100, क्योंकि आपको पता है हम इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ऑटोनोमस। याद है सबको, इन्वेस्टमेंट 2 तरह की है, कौन कौन सी बोलो, Autonomous and induced. ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। तो हम यहाँ पर केन्स के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड को नहीं लेंगे, हम ऑटोनोमस को लेंगे। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अज्यूम कर ली 100 करोड़। आप 50 करोड़ ले सकते हो, आपकी चॉइस है बेटा, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको 100 लेनी है, आप 50 भी ले सकते हो, मतलब। लेकिन जो अज्यूम कर ली वो कांस्टेंट रहेगी, और ये भी प्लान्ड है, सब कुछ प्लान्ड है।
क्योंकि हमारा एडी प्लान है। अगर हमारा एडी प्लान है तो प्लान एडी में सी भी प्लान है, आई भी प्लान है, मतलब कुछ भी रियल नहीं है, कुछ भी एक्चुअल रियलाइज्ड नहीं है, एक्सपोज्ड नहीं है, एक्सेंटे है। अब समझा ना कि लास्ट लेक्चर क्यों बेस है हमारा इस चैप्टर का, इस लेक्चर का। वहां पे हमने एक्सपोज्ड और एक्सेंटे की बात की थी, तो यहाँ पे हम एक्सेंटे की बात कर रहे हैं, प्लान्ड की बात कर रहे हैं। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का रोल है तो बस इतना ही है। हम मानते हैं गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि आई 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 स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने कहा था, वो डाउट पूछा था एक, और दैट वाज ए गुड डाउट। अच्छे डाउट्स याद रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनके फेसेस के साथ, ईयर्स के साथ याद रहते हैं। तो लास्ट एक स्टूडेंट थे, उन्होंने पूछा था कि सर आपने बोला कि 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। आई सेड ओके राइट। और आपने ये भी कहा था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर करता है। फिर ये आई कि यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि जब गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर मैंने उनको आंसर दिया था गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट यहाँ पे एज ए जनरल गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट जिसको बोलते हैं। वो ना तो कंज्यूमर है ना प्रोड्यूसर है। गवर्नमेंट वहाँ पे है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो इनकम कमाने के लिए वहाँ नहीं है। वो ना तो इन्वेस्टर है ना ही कंज्यूमर है, गवर्नमेंट है वहाँ पर। तो इसलिए आई तो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हमने ऑटोनोमस लिया, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है। तो से हमारी कंट्री में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, अभी किया नहीं है, प्लान किया हुआ है। और सी का मीनिंग क्या है, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सी इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे 50 प्लस 0.5y, याद है सबको ना, जिसमें 50 क्या है, 50 क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और 0.5 क्या है बेटा, Rate of consumption. नहीं 0.5 है एमपीसी, कंजम्पशन में होने वाला चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये हमने अजम्पशन ले ली, क्योंकि बिना इसके तो टेबल बनेगा नहीं। तो 2 चीजें अज्यूम कर ली बेटा, एडीएस अप्रोच। जब एग्जाम में आपको एडीएस अप्रोच आएगी तो आपको पहले लिखना है कि इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होगा, जहां एडी एएस की इक्वल होगी, राइट। और एडी का मीनिंग है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स प्रोड्यूसर। और 2 अजम्पशन चलेंगी यहाँ पर। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट 100 करोड़ है, और हम जो ये टेबल बना रहे हैं वो एक लीनियर इक्वेशन। अब देखो ये सब कुछ लास्ट क्लास में समझा, लास्ट चैप्टर में समझा दिया। तो लास्ट चैप्टर हमारे लिए बेस है, एबीसी थी, तभी उसमें ज़्यादा डिटेल में हमने चीज़ों को किया। C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमी के अंदर इनकम 0 है, ठीक है, 0 इनकम है, तो 0 इनकम में कंजम्पशन कितनी होगी, 100। अगर इनकम 100 है, सॉरी इनकम 0 है, तो कंजम्पशन 50 है। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 है। मैं जिन जिन पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ वही देखना है बेटा आपको। तो यहाँ से एडी कैलकुलेट हो गया, 50 प्लस 100 कितना आ गया, 150। यस रहमत, कुछ डाउट है? No, sir. सो इनकम 0 है तो कंजम्पशन मिनिमम है 50, ऑटोनोमस है, इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनोमस ही रहेगी, एडी आ गया। अब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी क्या होगा बताओ, अब बताओ एवरीवन, एनी ऑफ यू। अब अगर आपकी इनकम 100 होगी तो क्या होगा उससे, सेविंग इंक्रीज होगी। नहीं नहीं, पहले तो सी निकालोगे ना। सेविंग को मत पढ़ो बेटा, वो तो रिजल्ट है, वो तो अपने पास आएगा। Consumption भी increase होगी. हाँ, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन इंक्रीज होगी। तो कंजम्पशन कैसे इंक्रीज होगी, तो हम बोलेंगे सी इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5 of income. इनकम हमारी 100 है, 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100 हो गया।
इट मीन्स जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होने से हमारे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहे हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 100 ही रहेगी, तुम्हारा एडी कितना हो गया 200, और इस तरह से सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, जैसे इनकम 200 होगी तो यहाँ 200 हो जाएगा। 200 का 50% कितना होगा 100, और 100 में 100 में 50 ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 150। तो जैसे ही इनकम 200 होगी, कंजम्पशन हो जाएगी 150, ऑटोनोमस रहेगा 100, ये हो जाएगा 250। ऐसे इनकम 300 होगी, 300 पे हमारा एक्सपेंडिचर 200 हो जाएगा, ऑटोनोमस 100, ये 300, ऐसे चलता रहेगा। वैसे ये क्लियर है? पहले बताओ यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, बताओ बेटा यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, जो लास्ट क्लास में समझा हमने, जो लास्ट क्लास में सीखा हमने, क्या, कंजम्पशन फंक्शन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कुछ भी इस चैप्टर का नहीं अपना, इस चैप्टर का तो अपना क्या है बेटा, इक्वल टू का साइन, बस इक्वल टू एडी का टेबल बना दो, एएस का बना दो, और बताओ भी एडी एएस किसके इक्वल है। अब आते हैं एएस के ऊपर। जो एएस होती है हमेशा को होता है वाई के इक्वल होती है, जितनी इनकम है उतनी ही फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो अगर इनकम 0 होगी, अब एएस देखो बेटा, एएस भी क्या रहेगी 0 रहेगी। अब मैं लेयर्स ओपन कर रहा हूं, अगर इनकम 100 है, इनकम 100 है तो एएस भी 100 है। अगर इनकम 200 है, एएस भी 200 है, तो मतलब जितनी इनकम है उतनी एएस है, इनकम के इक्वल ही एएस है। और रही बात सेविंग्स की, सेविंग्स के लिए हम क्या करेंगे, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे, याद है सबको। सेविंग किसके इक्वल है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो 0 में से 50 माइनस हुआ -50, 100 में से 100 माइनस हुआ 0। वो तो पता ही ना, किसी भी लेवल पे अगर आप 200 रुपये कमा रहे हो, ये बातें इतनी डिटेल में हम कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, तो अब तो मजा भी नहीं आ रहा। अगर हम 200 रुपये कमा रहे हो, 150 खर्च कर रहे हैं, तो 200 में से 150 माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी। 300 200 माइनस करो, 100 आ जाएगा, ये सब आ गया। अब इन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद अब सोचो बेटा, कौन सा ऐसा लेवल है जहां पर एडीएस की इक्वल है, बताओ। अभी चैप्टर में बस इतनी सी बात। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक हम प्रीवियस चैप्टर की बात कर रहे थे, उसी के बेसिक्स की बात कर रहे थे। अब है इस चैप्टर का नाम इक्विलिब्रियम ऑफ एडीएस। एडीएस मीन्स इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी, कब होगी इक्विलिब्रियम में, जब एडीएस के इक्वल है, इक्वल होगा। अब कहाँ पे एडीएस की इक्वल है, when income is 3 crore, हाँ, तो हम यहाँ पे इसको so हाईलाइट कर, 300, यस, तो इस चीज को हाईलाइट कर देते हैं। जो अब हमें चाहिए, जहां पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, वो है 300 करोड़ बेटा। 300 करोड़ का जब इनकम होगा तो कंजम्पशन कितना होगा, 300 करोड़ पे 200 का, और सेविंग 100, इन्वेस्टमेंट 100, एडी 300 और एएस 300। तो अगर आप ध्यान से देखो, टेबल यही रहने वाला है कल भी और आज भी। अब देखो ध्यान से, क्या एडीएस की इक्वल है, चेक करो, एडीएस की इक्वल है, यस सर है। और जहां एडीएस की इक्वल है, क्या वहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल है। तो दो अप्रोचेस है यहां पर हमारे पास। हम चाहे एडीएस का डायग्राम बना दें, या एस एंड आई का बना दें, या दोनों का बना दें, लेकिन पॉइंट तो वही है ना कि जहां एडीएस की इक्वल होगा, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। क्लियर। अब देखिए बेटा, अब जो लिखा है वो आपको सब आता है। अब टेबल शोज दैट इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एट 300 करोड़। जब हमारी इनकम 300 करोड़ पहुंच जाएगी,
तो ADAS की इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम 300 से कम है ज़्यादा है, चेक करें कम है ज़्यादा है क्या होता है। देखो अगर यहाँ पर 300 से कम है, चेक करो, से 200 है, वहाँ पर क्या है चेक करो। जब हमारी इनकम कम है, इन सब चीज़ों को समझना है हमने। जब हमारी इनकम बेटा कम है तो क्या है वहाँ पर, चेक करो। डिमांड ज़्यादा है। वहाँ पर एक्सपेंडिचर्स, फ्लो ऑफ गुड सर्विस ज़्यादा है, तभी तो इनकम कम है। मीन्स आपकी कंट्री में 200 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो आपकी इकोनॉमी में 200 करोड़ का इनकम जनरेट कर रही हैं, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हैं, 250 करोड़ है। तो इसी को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। बोल के दिखाओ, इसे क्या बोलते हैं एवरीवन? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड। ये हमारी इकोनॉमी की एक्सेस डिमांड है, जहां एडी इज मोर देन एस। और ध्यान देखो, जहां एडी एस से ज्यादा है, वहीं पर एडी के अंदर क्या होता है, आई, सी प्लस आई, जिसका आई ले लिया, इज मोर देन सी प्लस एस। सी तो कॉमन है, देखो वहां पर आई एस से ज्यादा भी होगा, दिख रहा है आपको? ये लॉजिक्स हैं, अगर आप समझ पाते हो। जहां एडी एस से ज्यादा है, वहां पर आई एस से ज्यादा है। और अगर हम नेक्स्ट लेवल ले लें 400, जब आपका इकोनॉमी का इनकम 400 है, वहां पर एडी कम है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब आपका बेटा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इतना ज्यादा है कि जिसकी डिमांड भी नहीं है। आप जैसे गाड़ियों पे गाड़ी बन रही है, हर कंपनी की बेटा नई गाड़ी आ रही है। आप देखो थोड़ा सा ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करो, हर कंपनी या फिर वो कुछ इसके लिए वेबसाइट्स बनी हुई हैं, आप हर कंपनी अपनी न्यू कार लॉन्च कर रही है। इतनी कार कौन परचेज करेगा? ऐसे फ्लैट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स पे फ्लैट्स बन रहे हैं, कौन जाएगा रहने के लिए उन फ्लैट्स में? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इतना ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से हमारी कंट्री में इनकम जनरेशन ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर उतने है नहीं है, तो भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं रही। क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडी को एएस के इक्वल लाना पड़ेगा। आने वाले डेज में, अभी नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे, 3 लेक्चर भी लगा लेंगे तो भी नॉट बैड। हम 3 लेक्चर में ये देखेंगे कि अगर एडी एएस के इक्वल नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा एडी, और कैसे कैसे लाना पड़ेगा। अगर एडी एएस से कम है या एडी एएस से ज्यादा है तो इक्वल कैसे लाएंगे हम, बताओ? कुछ है आपके माइंड में आइडिया? अगर एडी एएस से ज्यादा है या कम है, जैसे फर्स्ट लेवल पे एडी एएस से ज्यादा थी, अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास एडी एएस से कम है, एडी है 300 350, एएस है 400। और जहां एडी एएस से कम है बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जहां पर एडी एएस से कम है, पक्की बात है वहां पर आई भी कम होगी, कैसे? ऐसे। सर इनकम लेवल कम कर देंगे। और इनकम लेवल कम करने के लिए क्या कम करना पड़ेगा, मैंने अभी समझाया था, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। इनकम किससे जनरेट होती है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स आउटपुट। अगर आपको लगता है कि एएस ज्यादा है, एएस इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, इनकम। अगर आपको लगता है इनकम ज्यादा है तो सेविंग भी ज्यादा है। बात समझ आ रही है ना? आ रही समझ या नहीं? या मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं? यस सर। एक को यहाँ लिख देते हैं सबके लिए। अगर बेटा यहाँ पर एडी एएस से ज्यादा है, जैसे पहले केस था, तो वो था 250 इज मोर देन 200। मीन्स हमारी कंट्री में जो इनकम है वो 200 है, लेकिन एक्सपेंडिचर 250 है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर मतलब चाहे वो कंजम्पशन हो या इन्वेस्टमेंट हो,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है किससे, सेविंग से, क्योंकि इनकम कम है ना, सेविंग भी कम है। लेकिन जैसे ही हमारी दूसरी सिचुएशन आई, वो भी नहीं हमें अच्छी लगती। सिचुएशन दोनों ही अच्छी नहीं है बेटा, दोनों ही कंडीशंस में गवर्नमेंट का क्या क्या ट्राई रहता है, एडी को एएस की इक्वल लाना। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर आएगा, हाउ टू मेक इक्वल, डेफिशिएंट डिमांड हो या एक्सेस डिमांड हो, दोनों को इक्वल कैसे लेके आएंगे। उसके लिए दो पॉलिसीज बनती हैं, वन इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकेंड इज फिजिकल पॉलिसी। दो पॉलिसीज बनती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के बजट को बोलती है। तो गवर्नमेंट हर साल जो बजट लेके आती है, उस बजट का मेन मोटिव क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेके आना इकोनॉमी में। तो जब एडी एएस से कम होगी, इट मीन अब आपका इनकम ज़्यादा है, इट मीन यहाँ से तो ये बोलेंगे ना, इनकम एक्सपेंडिचर से क्या है, ज़्यादा है। आपका एडी क्या है, 350 है, और एएस कितना है, 400, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। जब इनकम ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होने से सेविंग भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर सेविंग किससे ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट से। ये सिचुएशन अगर आपको दे दी जाए और आपको पूछा जाए कि इक्वल कैसे करोगे, तो आपका आंसर क्या है। तो वाना ने बोला कि सर अगर एडी एएस से ज़्यादा है मतलब इनकम ज़्यादा है, ये रिजल्ट निकला। क्योंकि एएस का मीनिंग क्या है, सॉरी इनकम कम है, क्योंकि एएस का मीनिंग इनकम है। एएस बोले तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मैं अगर लिख के देखूं, एएस बोले तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको बोले तो आउटपुट। तो अगर आप ये कहते हो कि सर इनकम को कम करना है या इनकम को बढ़ाना है, यहाँ तो इनकम कम है ना ऑलरेडी, क्योंकि एडी ज़्यादा है। अगर एडी ज़्यादा है, तुम्हारी इनकम कम है, एएस कम है, तो एएस को बढ़ाना है ना, ये तो समझ आ गया। एडी अगर एएस से ज़्यादा है तो एएस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एएस को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। और गुड्स एंड सर्विस का फ्लो कब बढ़ेगा, जब आउटपुट बढ़ेगी। और आउटपुट कब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से। बस ये बेटा हमारा बेस है, रूट जिसको बोलते हैं, रूट कॉज है एम्प्लॉयमेंट। इसलिए गवर्नमेंट की हर पॉलिसी में क्या होता है, वो करते हैं नहीं करते ये तो नहीं मुझे पता कि उनके माइंड में क्या चलता है, उनका पर्पस क्या होता है, वेलफेयर होता है या खुद का वेलफेयर होता है, कंट्री का वेलफेयर है। क्योंकि आपको होता है पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, वो अपना फायदा कर रहे हैं या कंट्री का कर रहे हैं, ये कहना मुश्किल है, कौन सही है कौन गलत है, इस पे बात नहीं हो रही। पॉइंट ये है कि वो कहते यही है कि हम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, जो भी वहाँ पर इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स बैठे हैं गवर्नमेंट के पास, वो भी यही कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अपने आप आउटपुट बढ़ेगी। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार फैक्टर्स हैं जो हमारी किसी भी कंट्री या इकोनॉमी के अंदर होते हैं। वो तो ऑलरेडी होते हैं, सिर्फ उनको यूज़ करने की बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, अगर मुझे पावर दी जाए 1 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, जैसे हर किसी के मन में ओपिनियन होती है, तो मुझे सबसे पहले ये लगेगा कि घर के हर मेंबर को एम्प्लॉयड कर दो। घर का हर मेंबर कोई ना कोई काम कर सकता है। जैसे आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, तो हमारी इंडिया की प्रॉब्लम क्या बेटा, 5 में से 4 तो खाने वाले हैं, 1 कमाने वाला है। प्रॉब्लम यही है, वो एक कमाने वाला सबका बर्डन लेके चल रहा है, और एक कमाने वाला अगर ना रहे तो बाकी चारों का हाल बुरा हो जाता है। यही हमारी इकोनॉमी है, ऐसे आपने फैमिलीज देखी होंगी। तो उस कमाने वाले पे सब डिपेंडेंट हैं। जैसे एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, या 2 ब्रदर सिस्टर हैं, 2-3 बच्चे हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, एक वाइफ है, बस एक हस्बैंड है, बस वो एक हस्बैंड कमाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी फैमिली की बात करें, मे बी आपके घर में भी ऐसा हो कि सिर्फ आपके फादर कमाते हैं, बाकी सब लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो देखते रहते हैं बस फादर कब कमाएंगे कब खर्च करेंगे। तो अगर आप सब लोग कमाने लग जाओ बेटा, क्योंकि आप भी कमा सकते हो, आपका भी एक लेवल है। कई बच्चे देखे मैंने 12th के साथ साथ जॉब करते हैं, आप भी जॉब कर सकते हो, आप शूज़ पॉलिश कर सकते हो, कार वॉश कर सकते हो। ठीक है चलो आप करोगे नहीं, आई नो ये वाला काम तो करोगे नहीं, बट अगर करते हैं आप ये चीज़, फॉरेन कंट्री में जाके हम करते हैं ये चीज़। अगर आप में से किसी का ड्रीम है कि +2 के बाद मुझे फॉरेन कंट्री जाने, तो तुम ये काम वहाँ कर रहे होगे। अगर पेरेंट्स फंडिंग नहीं करेंगे तो फिर तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ जॉब तो मिलेगी नहीं जाते ही। तो फिर कौन सी जॉब मिलेगी, ये वाली मिलेगी जिसके तुम कैपेबल हो।
ट्वेल्थ का बच्चा क्या कर सकता है, ये वाले काम कर सकते हैं, सबको आते ही करने। छोटा मोटा तुम अकाउंटेंट बन सकते हो, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हो, किसी स्टोर पे पैकिंग कर सकते हो, कोई काम तो कर सकते हो ना, कुछ तो तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम करते नहीं हैं। हमारे अंदर एबिलिटी होते हुए भी हम कोई काम नहीं करेंगे। रीज़न पेरेंट्स भी माइंडसेट अलग है। रीज़न पेरेंट्स है बेटा। अगर मान लो मेरा बेटा बोले कि मुझे जॉब करनी है 10,000 की, मैं बोलूँ नहीं बेटा, क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तो मेरे को घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सब लोग ना हीरो होते हैं अपने घर के, ठीक है ना। एक जो फादर है वो अपने घर का हीरो होता है। हर घर का एक हीरो है, वो उसका फादर है, मान लो। तो वो हीरो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मेरे होते हुए मेरे बच्चे काम नहीं करेंगे, मैं हूं ना। वो दिन रात लगा रहता है, सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक लगा रहता है, 10 बजे तक लगा रहता है, काम करता रहता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है। लेकिन वो कोशिश करता है कि वो पूरी मेहनत से पैसा कमाए, या जैसे भी वो घर को सरवाइव करवाए। उसका माइंड सेट है, और ये माइंड सेट उसको लेके चल रहा है। जिस दिन उसका माइंड सेट चेंज हो गया, अगर वो ये सोचे मैं क्यों कमाऊंगी, वाइफ भी कमानी चाहिए, वो भी तो कुछ वर्क करे, बच्चे भी कुछ वर्क करे, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरा बर्थ इसलिए हुआ है कि मैं घर चलाऊं। जिस दिन ये माइंडसेट आ गया बेटा, फॉरेन कंट्रीज में ये माइंडसेट है। मैंने उन लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। जब भी किसी फॉरेनर से मुझे बात करने को चांस मिलता है, ऐसी कोई नॉन फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ जाके फॉरेनर बन जाते हैं ना, या वो लोग कभी इंडिया में आते हैं, तो मैं देखा उनका माइंडसेट क्या है। वो बोलते हैं सर हम अपने लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए नहीं, हमने खुद के लिए कमाना है। पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, वो अपना कमा रहे हैं, मैं अपना कमा रहा हूँ, हम अलग अलग रहते हैं, हम एक दूसरे से बाइंड नहीं है। तो यहाँ इंडिया के अंदर इमोशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बच्चों से इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं कि अगर आप उनसे 2 दिन के लिए दूर हो जाओ ना, परेशान हो जाते हैं वो। तो इसलिए वो आपको मोटिवेट नहीं करते कि आप पैसा कमा के लाओ, वो खुद ही लगे रहते हैं। इसलिए हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। 1:5 का रेशो है, 5 बंदे एक कमाने वाला है, तो 5 का बर्डन एक पे ही है। फिर एक बच्चा स्कूल भी पढ़ता है, उसका ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, वो भी अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ता है, हर चीज़ उसको चाहिए, ब्रांडेड आईफोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए। कितना बर्डन है बेटा एक बंदे के ऊपर जो कमाने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। ये तो मैंने सिर्फ बात की है लेबर की। हम सब लोग लेबर बन सकते हैं, मतलब हम पर्सन है एक। लैंड फालतू पड़ी है, चंडीगढ़ में कितनी लैंड फालतू पड़ी है, वहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक है, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे, फॉरेस्ट लगता है जैसे मुझे। किसी सेक्टर्स के ऐसे कई ऐसी जगह भी हैं, अगर आप 49 सेक्टर तो निकल जाओ तो अभी भी लैंड फालतू पड़ी है। और चंडीगढ़ में कहते हैं लैंड की कमी है, तो लैंड तो फालतू पड़ी हुई है। इसलिए लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपिटल बैंक के पास पड़ी है फालतू, कहते हैं हम किसको लोन पे दें, लोन लेते नहीं लोग, पैसा फालतू पड़ा है वहाँ पर। ऑन्टरप्रेन्योरशिप में एक ओनर है, एक ऑन्टरप्रेन्योर है जो कहते हैं कि मेरे पास आइडियाज़ हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक उनके आइडियाज़ पे काम नहीं कर रहा। अगर ये सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, यही काम है गवर्नमेंट का, रियल गवर्नमेंट यही काम करेगी। जो अच्छी गवर्नमेंट मिलेगी इंडिया को, वो ये काम करेगी, वो एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज को इंक्रीज करेगी। और जब वो एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज को इंक्रीज करेगी तो आउटपुट बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो सिंपल सा आंसर है, अगर एडीएएस से ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, तो इनकम बढ़ाओ। घर घर की कहानी बोलते हैं ना इसको। जब तुम इनकम बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर को कम करो ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो डिमांड है हमारी कंट्री की, एक्सपेंडिचर है, मिनिमम एक्सपेंडिचर होते हैं उसके अंदर। तो हम एडी को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम किसको कंट्रोल करेंगे, एएस को कंट्रोल करेंगे। एएस को पकड़ के एडी के इक्वल लेके आएंगे। ये काम आपको करना है अगले 2-3 लेक्चर्स में, 2-3 चैप्टर्स में। जहां एडी ज्यादा होगा तो एएस को पकड़ के एडी के इक्वल आना है। एडी कम होगा, अब आगे एग्जांपल लेते हैं। अब अगर एडी कम है, एक मिनट, मान लो एडी कम है एएस से, इट इज आपकी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है, उतनी एक्सपेंडिचर ही नहीं है। इससे कंट्री में महंगाई आती है, इन्फ्लेशन आती है। जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर नहीं होते इतने, तो हमें उल्टा इनकम को कम करना है। जब इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी, जब सेविंग कम होगी तो सेविंग किसके इक्वल आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट के। दैट वाज माय लेक्चर। आगे हम आपसे डिस्कशन करेंगे आपके डाउट्स के थ्रू, या ये टेबल जब आगे बढ़ेगा। नाउ इन डाउट, यस, यहाँ पर सर, जो इनकम है ऑटोनॉमस इनकम, वो तो मतलब फुल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो ऑटोनोमस इनकम कौन सा वर्ड आ गया बेटा, कोई यही नहीं है। कौन सा ऑटोनोमस ऑटोनॉमस इन्वेस्ट
सॉरी, हम्म, बस वो तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि उसमें चेंजेस इनकम के हिसाब से नहीं करना ना, वो ऑटोनोमस कैसे रह जाएगा वो? अगर इनकम को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी ना, वो नहीं बढ़ेगी, वो तो वेलफेयर के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल एक और बनाया जाएगा ताकि इनकम बढ़े? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी कुछ भी, ये जो इन्वेस्टमेंट्स मिनिमम है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, वो गवर्नमेंट की तरफ से है ताकि डिमांड बनी रहे। देखो, एक गवर्नमेंट स्कूल के होने से क्या होता है, सोचो बेटा, अगर एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, जैसे आप में से हो सकता है कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, है आप में से कोई स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है? आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, इसलिए तो आपकी डिमांड है ट्यूशंस के लिए। ट्यूशंस की डिमांड से कोचिंग सेंटर की डिमांड आती है। कोचिंग सेंटर जब ओपन होते हैं, उससे कितने लोगों का घर चल रहा है? बुक्स की डिमांड है। बुक्स एक बहुत अलग टाइप का बिजनेस है। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा क्या यूनिफॉर्म परचेज नहीं कर रहा? क्या वो बुक्स, नोटबुक्स, पेन, स्टेशनरी परचेज नहीं कर रहा? क्या वो ट्यूशन नहीं पढ़, सब कुछ तो कर रहा है। बस डिफरेंस क्या है एक प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट में? फीस का डिफरेंस है। प्राइवेट स्कूल का बच्चा ज़्यादा फीस पे कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सारे एक्सपेंचर कर रहे हैं सेम टू सेम। पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। या पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तब भी वो सोचते हैं कि फिर वाई टू पे टू प्राइवेट स्कूल्स, जब बच्चे ने पढ़ना ही ट्यूशंस पे है, जब उसको बुक्स, नोटबुक्स सब कुछ सेम ही दिलाना है, तो हम एटलीस्ट स्कूल की फीस तो बचा लें। तो गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल ओपन कर रही है, सो दैट वहां पर डिमांड क्रिएट हो फॉर द अदर थिंग्स। क्योंकि फीस फीस में वो कम करेंगे, बाकी चीज़ें थोड़ी आपको दिलाएंगे। ट्यूशन तो आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी, वो तो सेम प्राइस पे मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो इसलिए आपको ट्यूशन फीस कम देनी पड़ेगी, ये तो नहीं हो सकता। मीन्स बुक्स आपको सस्ती मिलेंगी, ये तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के कार्ड पे कोई बुक्स तो सस्ती नहीं मिल रही। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मिनिमम, जैसे जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे 20 रुपीज़ का कार्ड बनता है, 10 रुपीज़ का कार्ड बनता है, बस इतना ही तो फर्क है ना। और 40s में जाओगे तो वहाँ 1000 का कार्ड बनता है। उसके अलावा तो सेम ही है, मेडिसिन तो सेम प्राइस में मिलती हैं, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लो या 40 से लो। गोट इट ना? तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ तो सिर्फ एक मिनिमम डिमांड को क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये कभी इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होगा डिसीजन। तो हम इनकम के हिसाब से फिर क्या चेंज करेंगे? फ्लो एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। हम कंजम्पशन को चेंज नहीं कर सकते, वो डिमांड है। आई को चेंज नहीं कर सकते, तो सी प्लस आई तो बेटा चेंज होगा ही नहीं। एडी चेंज नहीं होगी। एडी कहती है मेरे हिसाब से मॉडिफाई करो, किसको करो मॉडिफाई? एएस को। ये किसको झुकना पड़ेगा? एएस को झुकना पड़ेगा। ये तुम्हें आगे कमिंग लेक्चर में समझ आएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे बेटा जो लिखा है वो आपको समझ आ ही जाएगा। बिफोर दिस इनकम लेवल 300 से कम, एडी एएस से ज्यादा है, एन इकोनॉमी विल प्रोड्यूस फर्दर टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। इट मींस आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, और इनकम बढ़ाने के लिए मैं बार बार बोलूंगा, एएस बढ़ानी पड़ेगी। एएस बढ़ाने के लिए आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी, और आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा टिल इट रीचेस इक्वल, जब तक एडी एएस के इक्वल नहीं हो जाता। और दूसरे लेवल पे क्या है, ऑलरेडी एएस एडी से ज्यादा है, या कह लो कि एडी एएस से कम है, एक ही बात है ना। एडी एएस से कम है या एएस एडी से ज्यादा है, एक ही बात है। तो यहां पर प्रोडक्शन को कम किया जाएगा, और जब प्रोडक्शन या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बोलो? लेवल ऑफ इनकम भी कम आएगा, आउटपुट भी कम होगा, और अब एडी एएस के इक्वल आ जाएगा। ये आपको डायग्राम थ्रू बनाने हैं। अब डायग्राम में आता है ये बेटा, चेक करो, आपके सामने डायग्राम है, एक रीड करो इसको, डायग्राम को और पार्ट को। डायग्राम आपके सामने है। एडी का डायग्राम हमें ऑलरेडी आता है, जिसमें सी प्लस आई होता है, जो एक मिनिमम लेवल से स्टार्ट होते हैं, याद है सबको ना? वो मिनिमम लेवल किसका है? ऑटोनोमस कंजम्पशन का है, और आई को मिला के है। मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन अगर 50 है और आई 100 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट,
तो हमारा AD कितना हो गया 150, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 150। जो AS है वो 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा, और नीचे एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं बोलो, बताओ भी क्या लिखे है नीचे एक्स एक्सिस पे, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक हम सिर्फ इनकम लिख रहे थे। अब हम तीनों वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमारा तीनों वर्ड से लिंक है। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, या तीनों कम होंगी। तो एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपको पता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तो अलग टर्म्स में होता है। आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म में है, हम सिर्फ जो रुपीज की टर्म्स में वो ले रहे हैं। रुपीज है 100, इनकम बोलिए ना, इनकम रुपीज में है, आउटपुट तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी होगी ना, किलोग्राम्स एंड ऑल दैट। एम्प्लॉयमेंट होगी नंबर ऑफ मशीन्स, लेबर, लैंड, हेक्टेयर, वो सब चीजें लिखने में लिखेंगे, बट शो इनकम को ही करेंगे, क्योंकि हमें रुपीज को शो करना होता है हमेशा डायग्राम में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अगर इनकम 100 है, अगर इनकम 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, अगर इनकम ये है और उसके ऊपर आपका ADS कितना है, हम y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं, AD एंड AS। अब इक्विलिब्रियम कहाँ बना, जहां हमारा लेवल ऑफ इनकम कितना है 300। अब ध्यान से पढ़ना, जो हमने अभी तक स्टडी किया है वही आपके सामने आएगा डायग्राम के थ्रू भी। जहां आपका लेवल ऑफ इनकम 300 है, वहीं पर आपका ADAS इक्वल है, वहां पर हमारी इकोनॉमी क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। ये ई पहले कभी नहीं आता था, हम पहले ADAS को आपस में इंटरसेक्ट करके नहीं दिखाते थे, डायग्राम दिखाते थे, लेकिन उसमें हम इसकी बात नहीं करते थे कि ई क्या है। ई इज द इक्विलिब्रियम लेवल। पहले ई फॉर द ब्रेकिंग पॉइंट होता था, याद है, पहले हम ई को ब्रेकिंग पॉइंट के लिए यूज करते थे। ब्रेकिंग पॉइंट वो होता था जब हम ऐसा करते थे, मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम AS बनाते थे और हम C बनाते थे, C। अब ये जो पॉइंट है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहां कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के, और वहां हमारी सेविंग क्या होती है, 0। ये था प्रीवियस चैप्टर का डायग्राम। हम CC कर्व को AS के साथ कंपेयर करते थे, याद है सबको ना। फिर CC कर्व से हम क्या डिराइव करते थे, SS कर्व, कंजम्पशन से सेविंग, सेविंग से कंजम्पशन। AS को क्या बोलते थे, लाइन ऑफ रेफरेंस, याद आ गया। लेकिन आज हम C की बात नहीं कर रहे बेटा, हम बात कर रहे हैं AD की, और AD के अंदर C भी है और I भी है। ये बात बतानी जरूरी होती है, क्योंकि कई बार ना जो हम नहीं बताते वो कंफ्यूजन में रह जाता है। आपके माइंड में होता है कि C कर्व बनानी है, C कर्व AD का एक पार्ट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें ऐड कर दो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, AD का लेवल और हायर हो गया। ऐसे कह लो कि अगर C ये है तो AD ये है, क्योंकि AD के अंदर C भी और I भी है। I क्या है, ये, तो AD का मतलब क्या हो गया, C प्लस I। आई गेट माय पॉइंट। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है, AD। और अब इसमें से अगर कंजम्पशन कर्व निकाल ले हम, फॉर एग्जांपल, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, B लिख देता हूँ मैं अभी। हम इसकी बात करें आज E की, तो ये मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो मैंने आपको करके दिखा दी।
कि हम एडी की बात कर रहे हैं, चैप्टर में एडी एएस की बात कर रहे हैं। एडी जहां एएस के इक्वल है वहीं पर इक्विलिब्रियम है, और उससे पहले और उसके बाद 200 पे क्या है बेटा, बोलो 200 पे एडी एएस से ज्यादा है, दिख रहा है आपको? एडी एडी की जो कर्व है वो एएस से क्या है, ज्यादा है। और जब एडी एएस से ज्यादा है तो वहां पर इनकम 200 है, तो हमें इनकम को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? इनकम बढ़ेगी कम होगी? इनकम बढ़ेगी, तो हमने इनकम को बढ़ा दिया। और कब तक बढ़ाया बेटा, जब तक कि ये इक्वल नहीं हो जाती। इट रीचेस इट बी सॉरी इनकम या लेवल ऑफ आउटपुट विल बी इंक्रीज्ड टिल इट बिकम्स इक्वल। टिल इट रीचेस इक्वल, क्या चीज इक्वल हो जाए? एडी इक्वल टू एएस। और अगर बाय चांस इनकम पहले से ज्यादा है, इनकम पहले से 400 है, ज्यादा है, और वहां पर ऑलरेडी एएस इज मोर देन एडी, अगर इनकम ज्यादा है तो एएस मोर देन एडी है, तो वहां हम अपनी इनकम को कम करेंगे। और जब इनकम कम होगी तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और आउटपुट भी कम होगी, इसलिए ये एरो अंदर की तरफ आएगा। ये डायग्राम को बनाना बेटा, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन 6 मार्क्स, ठीक है? तो जब आप परसों मिलेंगे होमवर्क के अंदर ये भी ऐड कर लो, दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन। यहां से आप हेडिंग देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय एडी एंड एएस अप्रोच। पहले मीनिंग लिखोगे, फिर टेबल बनाओगे। टेबल अपने से ऐसा बना सकते हो, लेकिन चेंज मत करो, क्योंकि वहां पे ना ये चीज चाहिए, ये बीच का जो पार्ट है 300 पे सब कुछ इक्वल चाहिए। तो आपका भी एक लेवल ऐसा बनना चाहिए ना, जहाँ मतलब आपको एक ऐसा टेबल बनाना है जहाँ एडी एस की इक्वल हो और एस भी आई की इक्वल हो। गॉट इट? फिर डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन रीड कर लो, कोई डाउट है तो बात करते हैं। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों, तो वहां पर हम सेकंड अप्रोच करेंगे स्टार्ट। सेकंड अप्रोच होगी कौन सी अप्रोच होगी? एस एन आई अप्रोच। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और समझेंगे, आज तो कुछ बेसिक्स में टाइम भी लगा। हम ये समझेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। मैकेनिज्म क्या है, मतलब नेक्स्ट क्लास में मेरा हो जाएगा चैप्टर ओवर आई गेस, क्योंकि मेन चीज समझानी है। एस एंड आई अप्रोच तो बहुत सिंपल है, टेबल समझाना नहीं है, बातें समझानी नहीं है नेक्स्ट क्लास में। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, क्या मैकेनिज्म या इम्प्लीकेशंस होंगी डिसइक्विलिब्रियम की। डिसइक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ एडीएस से ज़्यादा है या एडीएस से कम है। तो पहले मान लेंगे कि एडीएस से ज़्यादा है, मान लो, तो उसका मीनिंग पकड़ेंगे, इम्प्लीकेशन पकड़ेंगे, एडजस्टमेंट पकड़ेंगे। बहुत ईजी है, वैसे मैंने समझा दिया बातों में आज कि अगर एडीएस से ज़्यादा है तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इनकम, फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज ज़्यादा है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर किससे ज़्यादा है? प्लान्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वट एवर हाउस होल्ड इज प्लानिंग टू स्पेंड, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ नई गाड़ी परचेज करूंगा दिवाली पे। कुछ लोग देखो अभी प्लानिंग शुरू हो जाएगी सबकी, अभी जैसे ही नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि हम न्यू वॉशिंग मशीन लेकर आएंगे। आपके घर में शायद चल रही होगी कोई ना कोई बात, हम इस दिवाली पर न्यू कार लेकर आएंगे, न्यू वॉशिंग मशीन, न्यू ऐसा चलता रहेगा। आप लोग प्लान कर रहे हो और प्रोड्यूसर भी इस टाइम बिजी चल रहे हैं, दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स कि दिवाली पे बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है इन सब चीज़ों की, होम अप्लायंसेस की, गाड़ी की, फ्लैट्स की। लोग खरीदते हैं सब कुछ। नवरात्रे और दिवाली ये जो टाइम है ना, ये फेस्टिवल सीजन है इंडिया में। यहाँ पूरा साल जो पैसा कमाते हैं यहाँ पे खर्च कर देते हैं, और हमें ऑफर्स दिए जाते हैं, बुलाया जाता है घर से, जबरदस्ती बुलाया जाता है बाहर कि आप आओ शॉपिंग करो, आपके लिए गिफ्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, ऑफर्स हैं। तो यहाँ वही चीज़ हो रही है। एडी अगर एएस से ज़्यादा है, गुड सर्विस का फ्लो कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? वहाँ इन्वेंट्री को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हमारे पास फ्लो ऑफ गुड सर्विस कम है। अगर कम है, डिमांड से कम है,
तो उसको मेंटेन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को बढ़ाया जाएगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अगर ऑलरेडी फुल हो चुकी है तो उसको और बढ़ाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। ये सब चीज़ें हम डिटेल में करने वाले हैं, बट आपको इसलिए बता दें कि अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एडीएस से ज़्यादा है या एडीएस से कम है। वैसे ये आज के पार्ट है बट ज़्यादा हो जाएगा, कल कर लेंगे। यहाँ से मतलब हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास कि व्हाट हैपेंड व्हेन एडी इज मोर देन एएस या एडी इज लेस देन एएस। उसके बाद फिर आएगी एस एंड आई अप्रोच, और फिर सेम टेबल आएगा। टेबल सेम रहेगा, इसलिए मेरा अब टाइम बचेगा ना, टेबल सेम रहेगा। हम सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे नया वाला। वो डायग्राम क्या होगा, एस एंड आई अप्रोच। अब आपको पता है सेविंग कर्व कैसे होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड आई कैसे होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस जहाँ पे वो टकराएंगे आपस में वहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, और वहाँ पे इनकम क्या होगी 300। ठीक उसके ऊपर डायग्राम बनेगा कि एडीएस का। ये मैं लाइव बनाऊंगा, आज तो मैंने लाइव डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास का काम है। नेक्स्ट क्लास में आई विल मेक बोथ डायग्राम्स लाइव, और मोस्ट प्रोबेबली परसों ऑफलाइन मिलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो एडीएस बट होमवर्क करके लाना, चाहे एक ही स्टूडेंट लाना चलेगा, मेरे को होमवर्क करके लाना, नहीं तो फिर बाहर बैठ के तुम होमवर्क कर रहे होगे क्लास के। यही एक सोल्यूशन है जो तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते क्लास में। हमने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था और रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया था, 100% स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं बोला तो मुझे होमवर्क मिल जाएगा। बिना मतलब के 3-4 घंटे का होमवर्क अननेसेसरी करना पड़ेगा। एडीएस ये दो कब्ज होंगी, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी 300 पे करेंगी, हम करवाएंगे इवन 300 पे, और वहीं पर एस और आई भी इक्वल होगी। जो टेबल है वही डायग्राम है, टेबल में जहाँ एडीएस की इक्वल है वहीं पे एस और आई भी इक्वल है। अब मैं अगर 1.5 आवर लगा दूँ तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट है, क्योंकि बेस बन चुका है हमारा। अब हमें सिर्फ एस और आई अप्रोच को लेके आना है, एडी और एस के सामने टेबल वही रहेगा, और वहाँ भी वही 2 पॉइंट्स आएंगे। अगर एस आई से ज़्यादा है और आई एस से ज़्यादा है। अब आई एस से ज़्यादा कब होगा, आई एस से कब ज़्यादा होगा, जब ए डी एस से ज़्यादा है। और एस आई से ज़्यादा कब होगा, जब ए एस ए डी से ज़्यादा है। क्योंकि एस किसका पार्ट है बेटा, ए एस का, और आई किसका पार्ट है, ए डी का। ये सब बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब मैं क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, बस इस लास्ट पैराग्राफ के साथ इसे रीड कर लो विदाउट है, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन होती है ना डायग्राम का। अब ये जो आपके सामने डायग्राम है और उसकी एक्सप्लेनेशन है। यस अब रीड करो। विदाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज यू मे लीव। आप जा भी सकते हो और मैं लीव कर सकते हो अगर आपको लगता है कोई डाउट नहीं है। अब इसमें क्या दिखाएंगे बेटा हम, एडी, पहले एडी का मीनिंग देंगे। एडी सी प्लस आई का कर्व है जिसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें हैं। ए एस का मीनिंग फ्लो गुड्स सर्विसेज है, वही सब चीज़ें। और वो 45 डिग्री एंगल कर्व है, लाइन ऑफ रेफरेंस भी हमारे लिए। और टेबल के मुताबिक जहाँ इनकम 300 है वहीं पे एडी एस इक्वल है, और इसी को इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। हाँ ये वर्ड न्यू है, ये याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव मतलब अच्छी चीज़, बोलते हैं ना इफेक्टिव है। जैसे हम एक मेडिसिन खा रहे हैं, हम बोलते हैं कि दिस मेडिसिन इज इफेक्टिव, अच्छा है ये मेडिसिन, इससे अच्छा इफेक्ट आ रहा है, प्रॉब्लम ठीक हो रही है, इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होगी, जहां पर एएस उसके इक्वल होगी, क्योंकि हम उतनी डिमांड करें जितनी गुड सर्विसेज बन रही हैं। और इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई पे होगा, और ये जो इक्विलिब्रियम बेटा वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माना जाएगा। उस लेवल पे जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वहाँ एडीएस के इक्वल है, और वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा अजम्पशन है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम मानते हैं कि एडी और एएस की इक्वल है, तो वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनेगा।
वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सभी को जॉब्स मिल रही हैं, जो डिमांड कर रहा है उसको गुड्स एंड सर्विस मिल रही है। ठीक है, क्लास ओवर करो यहाँ पे।